आवाज क्लियर है सभी लोगों को? आवाज क्लियर है? अगर आवाज क्लियर है तो आप लोग मुझे बता दें, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स दैट वॉइस इज क्लियर एंड also confirm that content is visible or not. If content is not visible, then just write in the comment. If content is visible, then it's write okay. आवाज क्लियर है? ओके जी सर, ऑल क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. आज का सेशन हमारा पहला सेशन है. बिल्डिंग प्लानिंग, बिल्डिंग ओरिएंटेशन, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग डिजाइनिंग, है ना. ये सारे टॉपिक्स आपने देखे होंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है ड्राफ्ट्समैन के. तो इन्हीं टॉपिक्स पे आज का हमारा सेशन होने वाला है और इस सेशन में आप लोगों को चीजों को मेमोराइज करना है और सेशन के एंड में मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा और उन एमसीक्यू को आपको चेक करना है क्या वो आप लोगों को समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक है. तो एमसीक्यू आई थिंक मेमोरी बेस्ड है. जनरली बिल्डिंग बाय लॉज में काफी चीजें ऐसी होती है जो मेमोरी बेस्ड होती है और ये जो बिल्कुल जो टॉपिक रहेगा ये बहुत ही ब्रीफ रहेगा, जो कि आपका फोकस्ड होगा एनसीवीआईटी के आपके सिलेबस के हिसाब से. ठीक है, जो सिलेबस होता है. उत्तरकाशी से गुरुजी को प्रणाम. ओके भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर. ठीक है, देवेश सेमवाल. तो लेट स्टार्ट टुडे सेशन. आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. मैंने इस सेशन में दोनों ही फॉर्मेट में आपको पीडीएफ दे दी है. उम्मीद करता हूं आप लोगों को पीडीएफ मिल गई होंगी. जिन बच्चों को पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाई है वो मुझे बता देना कैसे करनी है. ठीक है, वो आपके कंटेंट जो आपका कोर्स है उसके अंदर मैंने सारी पीडीएफ डाल दी है. कैड की मैंने पीडीएफ अपडेट कर दी है, ऑटो कैड की, और मैं कैड की एक सेकंड पीडीएफ अपडेट कर दूंगा. बैकग्राउंड ब्लैक ज्यादा अच्छा रहेगा, बट कोशिश मेरी ये रहेगी बैकग्राउंड को ब्लैक नेक्स्ट टाइम से कर दूं जैसे कि आपकी डिमांड है. बट अभी हमारे पास जो अवेलेबल बैकग्राउंड है दैट इज व्हाइट, क्योंकि पीडीएफ का जो कलर है वो चेंज करना पड़ेगा पहले से ही. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ब्लैक पसंद है तो ब्लैक बैकग्राउंड हम नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो. अभी हम बिल्डिंग के टाइप्स वगैरह समझेंगे, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे और कुछ लोकल बिल्डिंग बाय लॉज आज के सेशन में हम कवर करेंगे. तो आज के जो टॉपिक है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए. ठीक है, तो उन्हीं चीजों को हम कवर करेंगे आज के सेशन में. ओके, वैसे हम कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, बट हमारी पीडीएफ का बैकग्राउंड जो बाय डिफॉल्ट है आज आज वो पीडीएफ का बैकग्राउंड व्हाइट ही हमने लिया है. तो आज हम इसी से काम चलाएंगे. चलो बच्चों, देखो आज हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग. जैसा कि आपको पता है बिल्डिंग अलग अलग टाइप्स में डिवाइड की जाती है. टाइप्स में आते हैं आपके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप एफ, इस तरह से करके आई तक हमारे ग्रुप हैं. अब हमें याद क्या रखना है कि कौन से ग्रुप की बिल्डिंग किस कैटेगरी में आती है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि आपका ग्रुप ए बिल्डिंग जैसे रेजिडेंशियल है, आवासीय बिल्डिंग्स आती है. आवासीय बिल्डिंग कुछ भी हो सकती है, लोगों के रहने के घर हो सकते हैं, होटल भी आवासीय बिल्डिंग में आ जाएगा, है ना. तो आवासीय बिल्डिंग जहां लोग रहते हैं वो कई प्रकार की हो सकती है. हम उसके ग्रुप के सब ग्रुप भी देखेंगे A1 A2 करके. ग्रुप बी की बिल्डिंग आती है हमारी एजुकेशनल में. एजुकेशनल माने शैक्षणिक संस्थान. शैक्षणिक संस्थान वो होते हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई का काम होता है, ट्रेनिंग का काम होता है. हमारे कोचिंग संस्थान भी ग्रुप बी की बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं अगर हमारे पास 100 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हो ऑफलाइन सेंटर पे. ठीक है, इसके अलावा ग्रुप सी हमारे क्या होता है, ग्रुप सी में हमारे आते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल, आई थिंक इंस्टीट्यूशनल संस्थान. ठीक है, जो आपके आप कह सकते हैं जो आपकी संस्थाएं होती है, जैसे इवन जहां पर एक तरह से आप मान लो प्रशिक्षण हो रहा हो या कुछ और भी काम हो रहा हो. ठीक है, वो सारे इंस्टीट्यूट टाइप के कहलाते हैं. अगर हम बात करें हमारे पास असेंबली, ग्रुप डी किस में आता है, असेंबली में आता है. असेंबली माने जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं. एकत्रित जहां होते हैं उसे हम बोलते हैं असेंबली. तो वो ग्रुप डी की बिल्डिंग्स में आता है. ग्रुप ई की बिल्डिंग में हमारे पास क्या आते हैं, व्यवसायिक. व्यवसायिक का मतलब होता है ऐसे बिल्डिंग्स जो आपकी बिजनेस के लिए यूज की जा रही हो. किसके लिए भी यूज की जा रही हो, बिजनेस पर्पज के लिए यूज की जा रही हो. इसी तरह से ग्रुप डी की बिल्डिंग हमारी आती है ग्रुप डी. ग्रुप ई हो गया ग्रुप एफ. ग्रुप एफ की बिल्डिंग आती है मर्केंटाइल. मर्केंटाइल होता है जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह, जैसे कोई जहां पर बहुत सारे आइटम्स रखे होते हैं शॉपिंग मॉल टाइप के, तो मर्केंटाइल में आती है आपकी ग्रुप एफ बिल्डिंग. ग्रुप जी आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आता है. ग्रुप एच आपका स्टोरेज, जहां पे कोई भंडारण किया जा रहा हो, स्टोर किया जा रहा हो सामान.
और ग्रुप आई आती है हैजर्डियस बिल्डिंग, खतरनाक, जहां पर कोई बहुत हानिकारक गैस, केमिकल या फिर कुछ ऐसी चीजें स्टोर की गई हो जो काफी डेंजरस है। अच्छा, ये टॉपिक हमारा सिलेबस का कौन सा हिस्सा कवर कर रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, क्योंकि कई बच्चे ये जो टॉपिक है बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ये डाउट रह सकता है, थोड़ा सा पता, कई बार ऐसा होता है डाउट रह जाता है कि पता नहीं ये सिलेबस में है या नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट्समैन के सिलेबस को बता दूं, दोनों ही यूपी यूके दोनों के अंदर ही ये चीज मेंशन्ड है। तो ड्राफ्ट्समैन के सिलेबस में ये कहाँ लिखा हुआ है, सिलेबस जो आज हम पढ़ रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करा दूं। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसका पीडीएफ मैंने दे दिया आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम संडे से शुरू करेंगे, ये आरआरबी को भी कवर कर दूंगा मैं इसके साथ। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आप पढ़ोगे वो आरआरबी को भी पूरी तरह से कवर करेगा, ध्यान रखना ये बात। तो आरआरबी भी आपका कवर हो जाएगा और आपका जो ड्राफ्ट्समैन का पेपर है वो भी कवर हो जाएगा, जो ईडी हम करेंगे बहुत डेप्थ में करेंगे, डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लेना ईडी के लिए बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल ये सब मैंने आपको दे दिए हैं लेक्चर, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है। अब जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बिल्डिंग देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग, और फिर लोकल बिल्डिंग बाय लॉज, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, इन सब की पीडीएफ मैंने यहां से जो है हमारे पास इन सब के लिए दिया है। लेआउट प्लान क्या होता है, की प्लान क्या होता है, किस स्केल पर बनता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ना। और ये वाला, इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट देने वाला हूं, प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन और हाउस ड्रेनेज की पूरी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, ये वाली जो पीडीएफ हैं ये मैं आपको कल या परसों तक फाइनल कर दूंगा। अभी मैंने जो आपको पीडीएफ दी है इस सिलेबस के हिसाब से ये सारी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिया गया, आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कैसे डाउनलोड करनी है, क्या करनी है, तो आप ड्राफ्ट्समैन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई बच्चा आपको बता ही देगा। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन के व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया गया है आप लोगों को, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है और उस लिंक से ही बच्चों आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। तो हम सिलेबस का ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, और थोड़ा बिल्डिंग बाय लॉ, लोकल बिल्डिंग बाय लॉज डिस्कस करेंगे एज पर आईएएस कोड। ठीक है, एज पर आईएएस कोड। तो ये हम पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। क्लियर है सभी को आज के सेशन में क्या डिस्कशन हो रहा है। फिर कल के सेशन में हम प्लान कर रहे हैं ये सारा पोर्शन, इकोनॉमी, ओरिएंटेशन, है ना, आपका जो भी प्रिंसिपल प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा टॉपिक कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा लगभग लगभग ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिर्फ ड्रेनेज सैनिटेशन वाला हिस्सा बचेगा जो कि यहाँ और यहाँ लगभग कॉमन है, तो हम इसे फिर इकट्ठा पढ़ेंगे। ये लगभग एनवायरमेंट 2 का ही एक हिस्सा है। एनवायरमेंट 2 जो हम पढ़ते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग में उसी का ये हिस्सा है, इसमें कोई भी भिन्नता नहीं है। तो वही सेशन हम अपने स्टार्ट करेंगे। क्लियर है पॉइंट, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी टॉपिक ऐसा ड्राफ्ट्समैन में आपको दिखेगा जैसे कारपेंट्री, जॉइंट और टोटल स्टेशन, मैं पहले आपके ईडी के लेक्चर शुरू करूंगा, ईडी के बाद टीएस, और आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थक्वेक पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा जल्दी इसीलिए कवर कर दूंगा सिलेबस को, उसका रीजन ये है कि आपका एग्जाम जल्दी है। ठीक है, तो मैंने अपना प्लान करा है 20 अक्टूबर तक आपका सिलेबस को पूर्ण रूप से, जो भी अटपटे सब्जेक्ट है, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है, अच्छे से फिनिश कर दें। क्लियर, चलो अपनी प्लानिंग के हिसाब से तुम चलते रहो और चीजों को मेमोराइज करते रहो। लास्ट में हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे इस टॉपिक से, तो आप देख लेना। क्लियर है, तो सिलेबस में क्या हिस्सा लिखा हुआ है, कहां से है, वो सारा मैंने बताया आपको। ये जो सेशन आपको देख रहा हूं ये मैं हिंदी में सेशन ले रहा हूं, लेकिन सेम मैं हिंदी की बजाय अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो सेम कंटेंट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। ये सारा वही चीज है जो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है, सेम वही चीज। आप कहोगे तो इंग्लिश में ही मैं पढ़ा दूं। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल दोनों लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल है। आपने प्रिंट निकाल ही लिया होगा, ये मैं मानता हूं। अगर आपके पास इंग्लिश में मटेरियल है तो आप इंग्लिश में देख लो। अब चलो, तो सबसे पहले हम एक बारी छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ए फॉर रेजिडेंशियल, ए आर, बी फॉर एजुकेशनल, बी किसके लिए है, एजुकेशनल, सी किसके लिए है, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल माने संस्थागत, डी किस लिए है हमारा, असेंबली, जहां पर इकट्ठे होते हैं लोग, डी किस लिए है हमारा, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, और ई किस लिए है, मर्केंटाइल के लिए, मर्केंटाइल माने जैसे कि शॉपिंग मॉल इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और एफ किस लिए हमारा, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक के लिए, है ना, एच किस लिए है, स्टोरेज के लिए, और आई किस लिए है हमारा, हैजर्डियस, स्टोरेज के लिए। दोनों के पढ़ा दो सर। क्लियर। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे इससे भी तो कुछ हटके पूछ लेता है, सब ग्रुप भी होते हैं इनके। सब ग्रुप कैसे होते हैं, जैसे देखो A1, A2, A3, A4, A5, A6,
कितने भागों में बांटा है हमने ए ग्रेड की बिल्डिंग को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को? रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारी 1 2 3 4 5 6 6 भागों में बटी होती है। जितने भी आवासीय चीजें होती है जहां रहते हैं लोग, वो सारी ए ग्रुप में आती है, रेजिडेंशियल। इसमें जैसे A1 है, A1 होते हैं जहां पर रूम होते हैं हाउसेस के लिए या लॉजिंग के लिए, जहां पर लोग रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। दीज बिल्डिंग प्रोवाइड स्लीपिंग अकोमोडेशन, जहां पर लोग सो सकते हैं अप टू 40 से ज्यादा लोग ना हो। दिस इंक्लूड्स होटल, गेस्ट हाउसेज, मोटल्स। होटल भी, गेस्ट हाउसेज भी, मोटल भी, ये सभी इसी में आते हैं। A2 किस में आता है? जो एक या दो फैमिली अपने प्राइवेट घर में रह रही। तो जो हमारे घर है वो किस तरह की रेजिडेंशियल कैटेगरी में आ रहे हैं? A2 कैटेगरी में, जहां पर एक या दो परिवार आप रह रहे हो। डॉर्मेटरीज क्या होती है? डॉर्मेटरीज वो होती है बच्चों जहां पर एक कॉमन हॉल होता है और उसमें कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे लोग अकोमोडेट करते हैं। ये कोई हॉस्टल हो सकता है, ये किसी आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो एक कॉमन रूम टाइप हो सकता है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ ड्वेल कर रहे हो, या फिर किसी ट्रेनिंग कैंप के अंदर बहुत सारे लोगों को एक ही हॉल में अलग अलग बिस्तर लगा के दे दिए, तो वो डॉर्मेटरी होता है। मोटल क्या होता है? मोटल वह होता है बच्चों जिसमें आपको रहने के साथ साथ पार्किंग की सुविधा दी जाती है। जैसे होता है होटल, होटल के जैसा ही होता है मोटल। ठीक है, मोटल जब भी लिखा हो तो समझ लेना इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग पार्किंग फैसिलिटी एज वेल एज द अकोमोडेशन फैसिलिटी। रेस्टोरेंट जो होते हैं वो केवल आपको डाइनिंग में या खाना सर्व करेंगे, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू अकोमोडेशन। होटल में आपको खाना पीना सब और अकोमोडेशन भी दी जाएगी। और जब मोटल हो जाता है दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू ए सेफ पार्किंग। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर डॉर्मेटरीज और अपार्टमेंट हाउस जो कि फ्लैट इत्यादि होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये A4 में आते हैं। तो A4 कैटेगरी होती है अपार्टमेंट हाउसेस। A5 में आते हैं हमारे होटल्स। ठीक है, होटल्स कौन से? जिनमें होटल्स विद सिंगल मैनेजमेंट क्लासिफाइड अप टू 4 स्टार कैटेगरी। जो 4 स्टार कैटेगरी तक की या 5 स्टार की या 7 स्टार होटल है, वो किस में जाएंगे? A5 में। ओ सॉरी, अप टू 4 स्टार, अप टू 4 स्टार तक के किस में जाएंगे? A5 में। और 4 स्टार से ऊपर जैसे 5 स्टार होटल्स है वो जाएंगे A6 में, क्लासिफाइड एज A5 स्टार। ये क्यों ऐसी क्लासिफिकेशन करी है? हर एक बिल्डिंग का अपना एक नेचर होता है, अपना नेचर होता है। उनके हिसाब से उन पे टैक्सेस लगाने होते हैं, उनके हिसाब से उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, उनके हिसाब से उसके रूल रेगुलेशन बनते हैं। तो इसीलिए उन्हें पहले ही क्लासिफाई करता है कि ये बिल्डिंग किस आधार पर या किस कैटेगरी में जा रही है। तो बड़े होटल्स जो हैं, जो 5 स्टार होटल है, ठीक है, उससे भी आज तो 7 स्टार होटल इस तरह से आने लगे हैं, तो वो सारे किस में डाल दिए? A6 में। A5 में है 4 स्टार तक के जो होटल होते हैं, 4 स्टार तक के होटल A5 में डाल दिए। A4 में हमारे फ्लैट डाल दिए। फ्लैट माने जिनमें आप रह सकते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आपने देखे होंगे। डॉर्मेटरीज में डाल दिया है आपका सारा। डॉर्मेटरीज में क्या डाल दिया बच्चों? डॉर्मेटरीज में डाल दिया है आपका जो भी सारा, एक तरह से आप कह सकते हो कॉमन एरिया या कॉमन रूम हो गया कई सारे लोगों का, वो डॉर्मेटरी टाइप हो गया। इसी तरह से A2 में आ गया आपका 1 और 2 फैमिली के लिए जो ड्वेलिंग हाउसेज होते हैं, जो घर होते हैं सिंगल या 2 फैमिली के लिए, वो हमारे A2 में आ गए। और A1 में आ गए हैं बच्चों हमारे लॉजिंग लॉज होती है ना, जैसे कहते हैं लॉज में रहने के लिए, जहां पे 30-40 लोगों का अरेंजमेंट हो, है रूमिंग हाउस जहां पे रात को रुकने के लिए आपको व्यवस्था मिल जाती है, होटल से सस्ते पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग किस कैटेगरी में आएगी? देखो, हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग इस कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग को हमने इंस्टीट्यूशनल में रखा है। इंस्टीट्यूशनल माने संस्थागत, तो हॉस्पिटल आपका इसमें नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? रेजिडेंशियल में नहीं आएगा, रेजिडेंशियल A कैटेगरी है। याद रहेगा अमन सैफी? चलो, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट बात चलते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग 2 भागों में क्लासिफाई हुई है, जैसे कि एक तो हो गया स्कूल इत्यादि, और एक हो गया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि हमारे कोचिंग इत्यादि, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। तो B1 कैटेगरी में आते हैं हमारे पास स्कूल जो कि इसी अप टू सीनियर सेकेंडरी, जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल। These buildings are used for schools and other educational institute for 20 or more than 20 स्टूडेंट। 20 या उससे अधिक स्टूडेंट होते हैं। हॉल टाइप स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसा मान सकते हो, डॉर्मेटरी। ठीक है, हॉल टाइप स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। हॉल टाइप स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है? डॉर्मेटरी, जहां पे कई सारे लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल कैसे दूं? शहरों में कई लोग धर्मशाला टाइप या फिर इस तरह की कोई चीज ढूंढते हैं जहां पर वो गद्दा बिछाकर बस सो जाए, क्योंकि कई सारे लोग उस एरिया में सो सकते हैं, उसे डॉर्मेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग? संस्थागत बिल्डिंग। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे B1 B2 तो समझ आया ना, स्कूल जो होते हैं सेकेंडरी लेवल तक के वो B1 है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं
दीज बिल्डिंग्स आर फॉर इंस्टीट्यूशन विद 100 और मोर स्टूडेंट्स। 100 या 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसे B2 कैटेगरी में रखा जाता है। याद रहेगी बात सभी को। इसके बाद आते हैं हमारे पास ग्रुप सी। ग्रुप सी हमारे इंस्टीट्यूशनल है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। जैसे कि C1, C1 क्या होता है? हॉस्पिटल के लिए होता है। C1 किसके लिए होता है बच्चों? हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल आप सबको पता है जिनमें आप अपने हेल्थ के चेकअप कराते हो। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या आपके इंफर्मरीज। तो ये सारे बिल्डिंग यूज फॉर हाउसिंग पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल लिमिटेशन, मतलब जिसे कोई बीमारी हो गई हो। C2 आता है कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन। कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जहां पर किसी को कस्टडी में रखा गया है, जैसे कि केयर, कस्टडी फॉर चिल्ड्रन, एज्ड पर्सन, या फिर आपके कोई ऑर्फनेज या फिर होम फॉर एज्ड, जो आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम हो गए या अनाथ आश्रम हो गए, है ना, जहां पर बच्चों का या फिर कहीं बच्चों को रखा गया है हॉस्टल टाइप में, तो वो कस्टोडियल आपके होते हैं। इसके अलावा पैनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन, जहां पर मानसिक रोगियों को रखा जाता है। ठीक है, मानसिक रोगियों को। क्या लाइब्रेरी कह रहे हैं सर? लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशनल में आएगी या फिर आपकी उसमें आएगी? अगर बड़ी है तो आई थिंक वो असेंबली टाइप की हो गई, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना असेंबली में क्या क्या आता है हमारे पास। हमारे पास आते हैं बच्चों थिएटर, ऑडिटोरियम्स, जो बड़ी सीट। डी असेंबली हो गए। असेंबली माने जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, चाहे वो किसी भी कारण से हुए। अब लाइब्रेरी जब तुमने बताया, तो लाइब्रेरी आप ये देखो ना कि आप ये जो छोटी छोटी लाइब्रेरी चल रही है इनकी बात नहीं, लाइब्रेरी बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, मतलब बहुत बड़े बड़ी होती है, जिनमें कई कई सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनकी अगर बात करें वो असेंबली हॉल की तरह ट्रीट होंगी फिर। ठीक है, फिर वो आपके एजुकेशनल या इंस्टीट्यूशनल टाइप में ट्रीट नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इकट्ठा जहां पर लोग होते हैं बहुत सारे, वो असेंबली बिल्डिंग में आती है। इनमें थिएटर, ऑडिटोरियम, म्यूजियम या प्लेस ऑफ वर्शिप, जो पूजा पाठ की जगह होती है, इस तरह की जो सारी चीजें होती है ना, एंटरटेनमेंट, सोशल गैदरिंग, जहां पर सोशल गैदरिंग हो रही हो या रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही हो, ये सारे असेंबली हॉल होते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये ध्यान रखना, अगर गैदरिंग कम है तो कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गैदरिंग ज्यादा है तो फिर उसे असेंबली में काउंट करेंगे। जैसे थिएटर, ऑडिटोरियम D1 में आते हैं अगर वो बड़े हैं, 1000 से ऊपर के हैं। इस छोटे ऑडिटोरियम है वो D1 से छोटे ऑडिटोरियम है जिनकी कैपेसिटी 1000 से कम है, तो वो स्मॉलर ऑडिटोरियम में। फिर जर्नल असेंबली हॉल्स, स्पेस लाइक मैरिज हॉल, म्यूजियम, लेक्चर हॉल्स या कम्युनिटी सेंटर्स अकोमोडेटिंग 300 और मोर पीपल। इससे ज्यादा लोग अगर आ रहे हैं तो वो D3। तो लाइब्रेरी तुम्हारी D3 में चली जाएगी। लाइब्रेरी तुम्हारी किस में चली जाएगी बच्चों? D3 में। बात समझ आएगा फिर? तो स्मॉल असेंबली हॉल, अगर छोटा असेंबली हॉल है जहां पर 300 से कम लोग हैं, तो फिर वो D4 में आ जाएगी। फिर वो किस में चली जाएगी? D4 में। 300 से कम D4, 300 से ज्यादा D3। आई बात समझ? जो म्यूजियम है, जहां गैदरिंग होती है, जो आपके बड़े हॉल्स हैं, तो उनके लिए आप ध्यान रखना D3 है, 300 से ज्यादा लोग की गैदरिंग हो रही है, और 300 से कम की हो रही है तो D4 है, स्मॉल असेंबली हॉल्स है। ठीक है, होटल्स में भी जैसा आजकल मैरिज हॉल्स होते हैं ना, तो फिर वो होटल्स के जो मैरिज हॉल है वो आपके उसमें काउंट नहीं होंगे रेजिडेंशियल में, वो मैरिज हॉल्स जो है फिर आपके इसमें काउंट होंगे, असेंबली हॉल्स में। उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो D3 और D4 में चले जाएंगे। तो होटल्स के रूम इत्यादि ये सब तो हम रेजिडेंशियल की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन जो मैरिज हॉल्स इत्यादि होते हैं या हमारे कोचिंग्स में भी जब बड़े हॉल्स होते हैं, वो भी फिर असेंबली हॉल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, फिर वो इंस्टीट्यूशनल टाइप में ट्रीट नहीं किए जाएंगे। क्योंकि हॉल मतलब ये माना जाता है ना कि एक कैपेसिटी होती है हॉल की, तो हॉल के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं, डिजाइन के अलग तरीके होते हैं, अलग नियम कानून होते हैं। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग्स आपकी ई में आती हैं, मर्केंटाइल आपकी एफ में आती हैं, जी में आपकी इंडस्ट्रियल आती हैं, और एच में आपका स्टोरेज, और आई में आपकी हैजर्डियस। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, GHI। ठीक है, तो एक बारी रिवाइज कर लो अच्छे से कि कौन सी कैटेगरी में क्या चीज आ रही है, उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर तुम्हें ये याद हो जाए है ये सब चीजें। क्लियर है पॉइंट? तो आपका मर्केंटाइल, अगर कंपनी इत्यादि, ऑफिस वगैरह, ये सब चीजें तो बिल्डिंग में आती है। जहां कोई मॉल वगैरह है, जहां पर रिटेल या होलसेल स्टोर है, वो आपके मर्केंटाइल में। और कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि, कुछ मशीन इत्यादि काम कर रही है, तो फिर वो इंडस्ट्रियल में चली जाएगी। ठीक है, शिव ने पूछा है सर कंपनी, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गया होगा क्या क्या बताया जा रहा है। आपको समझ आ गया होगा क्या क्या बताया जा रहा है। कोई डाउट अगर किसी के मन में हो तो जल्दी से मुझे ये बात बता देगा, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता दे अभी के अभी कि सर डाउट है। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर है ये बात। ओके, सभी को क्लियर हो गई। सर कोई ट्रिक बता दो याद रखने की। ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक है, और अगर आपने ये ट्रिक नहीं इस्तेमाल करी ना तो समझ लेना फिर वो हो जाएगा। बताओ, बता दूं क्या ट्रिक? याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर तुम कहोगे तो अभी बता देता हूं। भाई सारे लोग कहेंगे तभी बताऊंगा ट्रिक, ऐसे थोड़ी ही बताई जाती है ट्रिक। नो डाउट, चलो अच्छी बात है। देवेश सेमवाल, क्या करना है भाई देवेश सेमवाल? यस किस बात के लिए किया? ट्रिक बतानी है, क्या करना है बता दो सर। एक इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि सारा याद हो जाएगा तुरंत ही तुरंत। ट्रिक पता क्या है? ट्रिक ये है कि 25 नवंबर को ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम है। अब बताओ इससे अच्छी क्या ट्रिक होगी? ठीक है, 25 नवंबर को ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम है, इससे अच्छी कोई दुनिया में ट्रिक नहीं काम करेगी। खा जाओ, हजम कर जाओ, जो भी कर सकते हो। ठीक है, याद रखना यही ट्रिक है और यही सत्य है। 25 नवंबर को तुम्हारा एग्जाम है, यही ट्रिक है। क्लियर? जब भी ऐसा लगे याद नहीं हो रहा है तो देख लेना, 25 नवंबर को एक एग्जाम है, तब तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई ABCDEFIG, ठीक है जी, सॉरी EFGHI, ABCDEFGHI तो याद हो ही जाएंगे, है ना? ABCDEFGHI, अगर ये याद नहीं हो रहे तो फिर नर्सरी में एडमिशन ले लो। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएंगे आपके पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल के बाद आती है एजुकेशनल, एजुकेशनल के बाद आती है आपकी इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल के बाद आती है आपकी इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल के बाद आपके पास रहती है असेंबली हॉल। ठीक है, जो कि हमारे डी में आते हैं। उसके बाद हमारी बिजनेस आ गई, उसके बाद हमारी मर्केंटाइल आ गई, उसके बाद इंडस्ट्रियल आ गई, उसके बाद स्टोरेज आ गई, उसके बाद हेजर्डियस आ गई। तो ये अगर आप ट्रिक की तरह याद रखना चाहते हो तो आप ऐसे याद रख लो। रेजिडेंशियल हो गया, रेजिडेंशियल के बाद आपका एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के बाद आपका इंस्टीट्यूशनल हो गया, इंस्टीट्यूशनल के बाद आपके पास असेंबली हॉल हो गए, असेंबली के बाद आपका बिजनेस हो गया, बिजनेस के बाद आपका मर्केंटाइल हो गया, फिर आपका इंडस्ट्रियल हो गया, फिर आपका स्टोरेज हो गया, है ना, और फिर लास्ट में आपके पास हेजर्डियस मटेरियल हो गए। तो ये आपके पास पूरा सीक्वेंस है। ABCDEFIGS तो याद हो जाएगा। पहला स्टेप तो यही आप मोटे मोटे तौर पर याद रखो। ठीक है, बिल्कुल अच्छी ट्रिक बताइए। हाँ भाई बिल्कुल अच्छी ट्रिक है, उससे बढ़िया ट्रिक है ही क्या? ठीक है, तुम पढ़ क्यों रहे हो पहले ये तो सोचो। तुम पढ़ी इसीलिए रहे हो कि 25 तारीख को एग्जाम, अगर ये एग्जाम 25 तारीख को ना आता, ये अनाउंसमेंट ना होता, तुम पढ़ रहे होते? ये सब नहीं पढ़ रहे होते तो उससे बढ़िया क्या ट्रिक होगी? वही तुम्हारे सामने है भाई, 25 तारीख को एग्जाम है, हर हालत में कर देना है। क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से जान छुटी है हमारी यूकेपीएससी जेई का, जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा था, और वो दर्द कम नहीं हो रहा था, उसके तुरंत बाद ड्राफ्ट्समैन का पेपर आ गया। अब नहीं हम चाहते कि भाई, अगर हम सिंसियर कैंडिडेट है तो जम के मेहनत करें, बस यही ट्रिक है। तो REIAB, अब तुम देखो कैसे याद रखोगे। REIABMIS, ठीक है, H, REIABMISH, ठीक है, REI, बस ऐसे करके याद रख लो भाई। ठीक है, कुछ और तोड़ ब्रेकअप करना चाहते हो तो वो कर लो। ठीक है, आपको कुछ और लगता है आपको कुछ ब्रेकअप कर सकते हो तो वो कर लो। IABM, ठीक है, IABM, ठीक है, इस तरह से लिख लो, और फिर ISH, कुछ भी याद रख लो। ठीक है, जब छोटा सा अपना अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ट्रिक बना लो, लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, REIABM ऐसा करके याद रखो। REIABM, 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 REIABM ISH, REIABM ISH, REIABM, एक बार धुन बनी चाहिए और उसके बाद याद हो जाएगा। ठीक है, REIAB, 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 REIAB MISH, REIAB MISH, REIAB MSH। ठीक है, वो लिखते हैं रिया मिस है। भाई मैच हो रहा है क्या तुम्हारा रिया? भाई रिया तुम्हें फेल करा देगी, ठीक है, ध्यान रखना। री के बाद रिया ऐसे करके याद रख सकते हो, ये है रिया फिर तो। ठीक है, रिया,
का बीएमआई, ठीक है, एसएच, बस बीएमआई आपको पता है, बॉडी मास इंडेक्स। रिया की स्पेलिंग बदल गई बस। वो कह रहे ये देखो क्या क्या ट्रिक बना दे, री अब मिस, ये देखो क्या बढ़िया ट्रिक बनाई इन्होंने, मिस है, ये बढ़िया है, री अब मिस है, ऐसे याद रख लो भाई, ठीक है, री अब मिस है, ठीक है। अब हो गया भाई ट्रिक तुम्हारा, ठीक है, चलो आगे बढ़े, अब ट्रिक से पार पा गए हो तो ठीक है, याद हो जाएगा अभी तो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो बिल्डिंग्स की क्लासिफिकेशन हमने अच्छे से देखी, बिल्डिंग्स की क्लासिफिकेशन हमने अच्छे से देखी है, ये सारी जो बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन है आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसकी कैटेगरीज को कैसे याद रखोगे भाई, A1 A2 A3 A4 A5 A6, जैसे हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं, आप एक बारी रीड आउट करो, एक बार रीड आउट करो और फिर हम एमसीक्यू देखते हैं और देखते हैं आपके दिमाग में कितना बैठ रहा है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। वो लिख अलग अलग बच्चे अलग अलग अपनी ट्रिक लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है तुमने लिख ली, रिया बी मिस, रिया बी मिस, ठीक है, तो अच्छी बात है तुमने अपनी अपनी ट्रिक बना ली है। लेकिन अब ध्यान से देखो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, लॉजिंग रूम, हाउसिंग रूम, ठीक है, 1 और 2 फैमिली के लिए A2, डॉर्मेटरीज के लिए A3, अपार्टमेंट के लिए A4, होटल्स के लिए A5 और 5 स्टार, देखो ये कितनी हो जाए, होटल्स के लिए A5 और 4 स्टार तक, और 5 स्टार के लिए 6, तो A5 A6 तो एकदम से याद होगा, एक दो बार रिवाइज करोगे ना खुद याद हो जाएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे खुद याद हो जाएगा। A1 A3 में कंफ्यूजन बता रहे हैं भाई, A1 होता है लॉजिंग रूम, यहां अलग अलग रूम होते हैं, लॉजिंग में क्या होता है, अलग अलग रूम होता है, मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है और उसका भी अलग है। लेकिन डॉर्मेटरी में सबका एक ही होता है, उसी में लेटे पड़े हैं गद्दे बिछा के या बेड बिछा के। तो डॉर्मेटरी कहता है कॉमन हॉल होता है, इसमें कई सारे लोग रहते हैं। वो कहता है दीज बिल्डिंग प्रोवाइड ग्रुप स्लीपिंग, ग्रुप स्लीपिंग का मतलब है कई सारे लोग एक ही जगह सोते हैं। अकोमोडेशन सच एज स्कूल्स, कॉलेज डॉर्मेटरीज, मिलिट्री बैरक्स, तुमने देखी नहीं पिक्चर्स कितनी सारी जिसमें एक के ऊपर बेड बना देते हैं, तो मिलिट्री के सारे जवान वहीं सोते हैं, तो उसे बोलते हैं डॉर्मेटरी। आई बात समझ। A1 अलग होता है, A1 होता है लॉज, लॉज में एक सस्ता सा रूम मिल जाता है, उस सस्ते से रूम में क्या होता है, टॉयलेट वॉयलेट शेयरिंग में होते हैं लोगों के, तो फिर क्या होता है, लॉज सस्ती पड़ जाती है होटल से, तो ये हमारा लॉज अलग हो गया है। दिस बिल्डिंग प्रोवाइड स्लीपिंग अकोमोडेशन अप टू 40 पीपल, इंक्लूड्स होटल्स, गेस्ट हाउस, मोटल्स, तो ये 40 लोगों तक के लिए है, लेकिन 40 लोग एक ही कमरे में नहीं सो रहे, एक ही हाल में नहीं सो रहे हैं, डॉर्मेट्री में एक ही हाल में सोएंगे। अब बताओ डाउट क्लियर हुआ क्या A1 और A3 में, और तुम्हें याद भी हो गया होगा, जैसे डाउट क्लियर होता रहेगा A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है, वैसे वैसे वो दिमाग में सेट होता चला जाएगा, तो याद हो जाएंगे ये, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी तुम रिया मिस जो भी आपने अभी कोड बनाया REIABMISH, ये तो याद हो ही जाएगा तुम्हें, रिया अब मिस है, ठीक है, रिया अब मिस है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, चलो भाई। एजुकेशनल में वही है B1 B2, इंस्टीट्यूशनल में C1 है हॉस्पिटल और आपके सैनिटरिया, और आपके पास C2 में कस्टडियल आता है, मेंटल आते हैं C3 में, मेंटल मतलब मेंटल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बिल्डिंग यूज फॉर रेस्ट्रेनिंग पर्सन सच एज जेल्स, प्रिजन एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन। पैनल माने हो गया जहां पे बंद कर देंगे, जेल गृह, कारागृह, तो कारागृह किस हिंदी में देखने के लिए देखते हैं पैनल को क्या लिखा है, C3 हिंदी वर्जन में देखते हैं पैनल को क्या लिखा है इन्होंने, पैनल को लिखा होगा हिंदी में, अच्छा ये तो वो है, ये लिखा होगा, देखो असेंबली वगैरह, पैनल, पैनल को लिखा कारागार, बिल्कुल, कारागार और मानसिक संस्थाएं, तो ये सारे हमारे C3 में है। देखो जब तुम इन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो खुद याद हो जाएंगे। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, क्रिस्टल की स्पेलिंग ठीक करो, ठीक है विनीत सैनी। डेट चेंज होने के कितने चांस हैं भाई, देखो ऊपर वाले भगवान से जिससे भी तुम प्रार्थना करते हो उससे मांगो दुआएं कि तुम्हारे एग्जाम की डेट चेंज हो जाए, बाकी देखते हैं क्या होगा। संभावना ही क्या ही कहते हैं, देखो संभावना उस चीज की लगाई जाती है जिसके बारे में कुछ ऐसी चीज घटनाएं होती हो जिनके आधार पर हम कुछ संभावना व्यक्त कर रहे हो। एक ऐसी चीज के बारे में क्या बता दे जिसके बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है, अब आयोग के मन में आ गया कि भाई डेट आगे बढ़ा दो, बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाया नहीं बढ़ाया, लेकिन
इतनी फुर्ती से एग्जाम कराने की आयोग को मुझे नहीं समझ आया क्या जल्दी है। ठीक है, बहुत कम ऐसे केसेस में देखा है। बच्चों को 3-4 महीने का तो कम से कम समय दो ताकि वो पढ़ ले। खैर, कारागार और मानसिक संस्थाएं, असेंबली हो गया हमारा सभा भवन। असेंबली में आपको बता दिया, थिएटर इत्यादि ये सब आ गए। बड़े ऑडिटोरियम है D1 में, छोटे इसमें जनरल असेंबली हॉल D3 में, और छोटे असेंबली हॉल हमारे D4 के अंदर आते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखोगे तो ट्रिक लॉजिक सब अपने आप दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो C1 C2 C3 याद रहा, D1 D2 D3 D4, और उसके बाद तो सीधे हैं, प्लेन है सारे। उसके बाद तो सारे ठीक है बिल्कुल एकदम। चलो, अब ये मेरे मानता हूं सबको याद हो गया होगा। अब पिछले साल जो 2017 में पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसकी तरफ बात कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चन आया था, अभी ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे। उसमें क्वेश्चन आया था ये वाला, कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया होता है जितना भी फ्लोर एरिया होता है उसमें से आप परिपथ क्षेत्र मतलब सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था वो भी देखेंगे। और कितना कितना लिया जाता है कारपेट एरिया, कितना कितना लिया जाता है कारपेट एरिया? अगर ये विजिबल नहीं है तो मुझे भी बता दो, मैं इसे थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूं। रेजिडेंशियल एरिया में जो लिया जाता है वो 50 से 65% होता है आपका, जो भी आपका बिल्टअप एरिया होता है उसका। ऑफिस इत्यादि में ये आपका 60 से 70% रखा जाता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ये याद रखना, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में जो आपके पूरे प्लॉट का एरिया होता है उसका 5 से 10% होता है, और ऑर्डिनरी बिल्डिंग में 10 से 15% लिखते हैं। साधारण इमारत में कितना होता है कारपेट एरिया? 10 से 15%। हाँ, 75% फॉर ऑफिस हम एस्टिमेट में पढ़ते थे बिल्कुल। ठीक है, 75% पढ़ते थे हम एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग में। ठीक है, लेकिन एनसीवीआईटी के नोट्स में क्या लिखा है? 60 से 70%। ध्यान रखना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन ना आए। ठीक है, 75% हम एस्टिमेट में पढ़ा करते थे, बिल्कुल सही बात है। अगर हम आगे बढ़े इसी टॉपिक में, तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाने वाला है, ये तो हमने सबने पढ़ रखा है, सर्कुलेशन एरिया कितना होता है, ये कितना होता है। हमसे जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था वो ये था, फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है? फ्लोर एरिया रेशो जिसे बोलते हैं FAR। फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? FAR। फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? FAR बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ आया होगा फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है। फ्लोर एरिया रेशो होता है जो भी टोटल फ्लोर का एरिया है, सभी फ्लोर का, जितने भी फ्लोर हैं, डिवाइड बाय टोटल प्लॉट का एरिया, जितना भी प्लॉट का क्षेत्रफल है। तो फ्लोर का एरिया जितने भी फ्लोर है सबका जोड़ दो और प्लॉट एरिया को डिवाइड कर दो, तो ये हो गया फ्लोर एरिया रेशो। मेरा सवाल ये है, फ्लोर एरिया रेशो, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, फ्लोर एरिया रेशो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और नन ऑफ दीज। तो ये हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा सी है, और ये डी। ये पिछले साल तो ये 2017 में तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा था इसका, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। जल्दी से बता दो, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नरेंद्र सिंह जल्दी जल्दी बताओ भाई, देखो टाइम नहीं है इतना मेरे पास। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर लाइव हैं, अभी हमारी जो कोर्स के अंदर हमारी क्लास चल रही है, वो सभी बच्चे मुझे तेजी से बताएं कि भाई क्या है इसका आंसर। इंजीनियर सागर के अनुसार ये है लेस देन 1। ठीक है भाई, ऐसे ही लाइव क्लासेस चलेंगी तुम्हारी सारी। ठीक है, जो ये लाइव क्लास हमारे कोर्स के अंदर चल रही है, शाम का टाइम है हमारा 8 बजे से हम कंटिन्यू करेंगे, और लगभग 9:30 पौने 10 तक ले जाएंगे क्लास को अपनी। ठीक है, और ये जो क्लास हमारी इवनिंग की है इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, और बल्कि और जल्दी भी करने का प्लान है। लेस देन 1 हो सकता है, लेस देन 1। अरे जल्दी जल्दी लगाओ भाई, इतने सारे बच्चे लाइव हैं और फिर भी इतने कम आंसर दे रहे हो। ये मनीष ने ABC बता दिया है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। ये सब नहीं जानना मुझे क्या हो सकता है, मुझे पढ़ाओ मत यहाँ पर, मुझे आंसर बताओ। ठीक है, पढ़ाना काम मेरा है, आंसर बताना काम आपका है। सर कह रहे, परी सैनी कह रहे ए, वो कह रहे B, अमित कह रहे 1, हिमांशु सैनी कह रहे लेस देन 1। जल्दी जल्दी बताते चलो भाई। देवेश सेमवाल कह रहे सर D, मनीष कह रहे हैं D, नरेंद्र कह रहे हैं ओनली A। ठीक है, वो कह रहे हैं देवेश सेमवाल D। भाई देख लिया देवेश आपका आंसर, बहुत अच्छी बात है भाई।
यूट्यूब से ज्यादा मजा आता है कि यहाँ पर क्लास लेने में, क्योंकि फालतू का कोई बच्चा होता नहीं है, बिल्कुल डेडिकेटेड क्लास चलती है और सीधा जो पूछा जाए उसका आंसर करते हैं बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, यूट्यूब पे कहाँ इतना मजा है, यूट्यूब पे फालतू के लोग पता नहीं कितने आ जाते हैं। उन्हें पता क्या है कि भाई कोर्स के अंदर कितनी उससे पढ़ा रहे हैं, क्या नोट्स दे रहे हैं। वो तो सिर्फ अपने को ये समझते हैं यूट्यूब पे कई लोग के बस हम लोग विद्वान हैं, और कई लोग ऐसे ही इधर उधर के कोचिंग वाले वो परेशान करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, बी बिल्कुल ठीक बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारे आंसर सुन लिए मैंने, अब तुम मेरा आंसर देख लो। इसमें जो आंसर मिले हैं मुझे, देवेश ने अच्छा आंसर दिया है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। द ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो जिन बच्चों ने सही लगाया उन्हें बधाई, और जिन्होंने गलत लगाया उन्हें अपने विचार करना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखो, रीजन बता देता हूं। टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाई टोटल प्लॉट एरिया। अब देखो, अगर मेरे पास इतना प्लॉट एरिया है, मैं पूरे पे तो कंस्ट्रक्ट कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा पूरे पे कंस्ट्रक्ट? क्योंकि मेरे लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। मनीष, हाँ भाई मैंने देख लिया था, तुमने पहले ए बी सी बताया था, फिर बाद में तुमने डी कर दिया था। ठीक है, क्यों रेस्ट्रिक्शन लगेगी भाई? नॉर्म्स है नेशनल बिल्डिंग कोड के, एनबीसी के। एनबीसी क्या होता है? नेशनल बिल्डिंग कोड। एक बार आरआरबी में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी, एनबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बिल्डिंग कोड होती है। नॉर्म्स है कि आप पूरे प्लॉट एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ एरिया छोड़ना पड़ेगा। तो आप फ्लोर जो बनाओगे वो कम ही एरिया में बनाओगे, तो आपका प्लॉट एरिया क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होगा। तो प्लॉट एरिया ग्रेटर देन किससे होगा? फ्लोर एरिया से। अगर प्लॉट एरिया ज्यादा होगा और फ्लोर एरिया कम होगा, तो ये वैल्यू क्या आनी है? ये वैल्यू एक से कम आनी है। ये वैल्यू तो एक से कम ही हो जाएगी ना, क्योंकि नीचे की संख्या ज्यादा, ऊपर की कम है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, ऊपर क्या लिखा है? टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर। ये तो बात हो गई, एक से कम रहेगा ये वैल्यू जब एक सिंगल फ्लोर बनाया हो। अगर मैंने 2 फ्लोर या 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, तो वो कहता है जितने भी फ्लोर हैं सारे फ्लोर काउंट करो। पहला का एरिया, पहले का फ्लोर एरिया, दूसरे का फ्लोर एरिया, तीसरे का फ्लोर एरिया, और फिर नीचे जो प्लॉट एरिया उसे देखो। तो उस केस में आपका फ्लोर एरिया रेशियो कैन बी ग्रेटर देन 1। तो कम, एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और कभी इत्तेफाक ऐसा पड़ गया कि एक भी हो सकता है। एक भी हो सकता है। एक होने का ये मतलब नहीं कि फ्लोर एरिया बराबर प्लॉट एरिया कर दिया। हो सकता है 2 फ्लोर का मिला के टोटल प्लॉट एरिया के बराबर बैठ गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, संभावना है ये भी। तो इसका मतलब हमारा नन ऑफ दीज मतलब कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से होता है हमारे पास एफएसआई। एफएसआई क्या होता है? फ्लोर, भाई एफएसआई क्या होता है? यहां पर याद रखना, फ्लोर स्पेस रेशियो इंडेक्स। आप इसे ऐसा बोल सकते हो, बिल्टअप एरिया जितना भी अलाउड है डिवाइड बाई प्लॉट एरिया। तो ये बताओ, ये हमेशा एक से कम होगा कि एक से ज्यादा हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। इसका बताओ, ये एक से कम होगा या एक से ज्यादा होगा? इसके लिए भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, एफएसआई के लिए ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी इक्वल टू 1, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देवेश सेमवाल सर, ये लेस देन 1 होगा ऐसा बोल रहे हैं, और बताओ बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात रही। बिल्कुल, मनीष कह रहे हैं सर ए ए, ठीक है, बहुत अच्छी बात रही। और बच्चे भी बताओ, बहुत सारे बच्चे हो तुम तो, कई सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं। आज नरेंद्र सिंह कह रहे हैं सर बी। भाई नरेंद्र सिंह, आज रात के समय कुछ मदिरा पान इत्यादि तो नहीं कर लिया? ठीक है, जो प्लॉट एरिया होगा अगर वो 100 है, क्या आपको 100 एरिया पर बनाने की अनुमति दे देंगे? नहीं देंगे, आपको उससे कम पे ही अनुमति मिलेगी। तो बिल्टअप एरिया चाहे जो भी हो, आपका बिल्टअप एरिया मतलब जितने क्षेत्र में आपको बनाने की अनुमति है, वो हमेशा आपका प्लॉट एरिया से कम होगा। तो एफएसआई आपका लेस देन क्या रहेगा? 1। ठीक है, अभी देखो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो, ये आपका एग्जाम्पल दिया है, यहां पर कुछ वैल्यू दी गई है, आपके फ्लोर एरिया रेशियो का कैलकुलेशन करना है। प्लॉट का एरिया कितना है? 100। फ्लोर एरिया ग्राउंड पर कितना है? 60। फ्लोर एरिया फर्स्ट फ्लोर का कितना है? 60। पहले फ्लोर का 60 है, दूसरे फ्लोर का 60 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का भी 60 है फ्लोर एरिया, फर्स्ट फ्लोर का भी 60 है। फ्लोर एरिया सेकंड फ्लोर का कितना है? फ्लोर एरिया 30। तो सेकंड फ्लोर का 30 है, तो टोटल फ्लोर एरिया निकाल लो पहले तो, ग्राउंड का प्लस फर्स्ट का प्लस सेकंड का।
टोटल फ्लोर एरिया अगर 150, टोटल फ्लोर एरिया 150 है और प्लॉट का एरिया 100 है, तो 150 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया हमारा फ्लोर एरिया रेशियो? फ्लोर एरिया रेशियो हो गया 1.5। द फ्लोर एरिया रेशियो इज नाउ 1.5। इट इज ग्रेटर देन 1, आप देख सकते हो एक से बड़ा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आपकी एफएसआई की वैल्यू, ठीक है, फ्लोर एरिया एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर फ्लोर एरिया कितना है? 60, और 20% जोड़ लो दीवारों का। बिल्टअप एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया। तो 20% जोड़ लिया दीवारों का, 0.2 से गुना कर ली 12, तो 12 हो गया दीवारों का क्षेत्रफल, फ्लोर का हो गया 60, 60 और 12 कितना हो गया? बिल्टअप एरिया 72, बिल्टअप एरिया होगा 72, और 72 डिवाइड बाई 100 आया तो 0.72। तो जो एफएसआई है, जो आपको यहां लिख के दिया है एफएसआई, वो आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन आपका एफएआर फ्लोर एरिया रेशियो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फ्लोर्स पर। याद रहेगा? सर इसका समझ नहीं आ रहा है? किसका समझ नहीं आ रहा है भाई? सब कुछ तुम्हारे सामने है, दूध का दूध पानी का पानी, और तुम कह रहे हो सर समझ नहीं आ रहा है। और बताओ कैसे समझाऊं? ये एग्जाम्पल देखो ना। तुम्हारे में से आईटीआई वाले कितने हैं? ये नन्हे मुन्ने बच्चे, जल्दी बताओ। आईटीआई भी तो नहीं है किसी में? कोई आईटीआई वाला बैठ गया हो? बता दो कभी, क्योंकि अभी मैं हाई लेवल कर दूंगा थोड़ी देर में या कल के लेक्चर में। बता दो पहले, अगर आईटीआई वाले होंगे तो हाथ रोक के चलेंगे, मतलब प्यार से समझाएंगे, ठीक है? एफएसआई वाला समझ नहीं आया भाई? देखो एफएसआई वाले समझ नहीं आया तो देखो ध्यान से। देखो एफएसआई क्या होता है? बिल्टअप एरिया डिवाइड बाई आपका प्लॉट का एरिया। अब बिल्टअप एरिया ये तो होता नहीं कि एक मंजिल पे दूसरी मंजिल चढ़ाई तीसरी बिल्टअप एरिया बढ़ता जाएगा, नहीं। बिल्टअप एरिया आपका कितना है ग्राउंड पर, ठीक है, वो देखा जाता है। एफएसआई में केवल ग्राउंड पर देखा जाता है कि बिल्टअप एरिया कितना है, और एफएआर में सारा देखा जाता है, ठीक है? समझ आया? तो ग्राउंड पर बिल्टअप एरिया निकालने के लिए फ्लोर एरिया में दीवारों का एरिया जोड़ना पड़ता है बिल्टअप एरिया में। बिल्टअप एरिया क्या होता है? फ्लोर एरिया प्लस दीवारों का क्षेत्रफल, और दीवारों का क्षेत्रफल माना गया है 20% फ्लोर एरिया का। जो भी फ्लोर एरिया है उसका 20% दीवारों का क्षेत्रफल मान लिया है, वो 12 आ गया, ठीक है? और फिर 12 को 60 में जोड़ दिया, 72 आ गया टोटल बिल्टअप एरिया। फ्लोर का एरिया प्लस दीवारों का एरिया, ये हो गया हमारा टोटल बिल्टअप एरिया, और टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइड बाय टोटल प्लॉट एरिया, ये हो गया 0.72। अब बताओ बात समझ आ गई क्या? समझ आया भाई? क्लियर है पॉइंट ये सभी को? कोई डाउट अगर किसी के मन में? ओके सर, बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, तो जो हमारे सेशंस होंगे ना सारे, वो इसी हिसाब से होंगे बच्चों, जो आप लोगों को ये चीजों को कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाए, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पे, ये तो एफएसआई हो गया हमारा, ये एफएआर हो गया हमारा, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ इसमें डायरेक्ट टर्म्स भी आ जाती है, जैसे हिंदी वाले बच्चों को दिखा देता हूं थोड़ा, कि कभी हिंदी वाले बच्चे सोचे हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। जैसे एबिट, एबिट क्या होता है? जैसे आपका घर है और आपके घर की जो बाहरी दीवार है, अगर वो घर सीधा गली से मिल रहा है, गली माने जो स्ट्रीट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एबिट। हाँ बिल्कुल, इसमें इसमें जमीन पर कितना बना है राजेंद्र सिंह, इसमें केवल ये देख रहे हैं जमीन पर कितना बना है। क्लियर है पॉइंट? इसमें केवल हम क्या देख रहे हैं? जमीन पर कितना बना है, दैट्स इट। एफएसआई ओनली सिंगल स्टोरी बिल्डिंग से निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कितना बना है, सिंगल स्टोरी नहीं कहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे कितना बनाया आपने। ठीक है सर, आरसीसी बीएम सीटी के रिकॉर्डेड लेक्चर काफी ज्यादा है, मुझे स्पेशली ड्राफ्ट्समैन के लिए पूरे करने होंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं, वो भी अपलोड करा देता हूँ, ठीक है भाई दानिश? शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड करा देता हूँ, जिसमें मैंने ब्रीफ में, वैसे मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट खत्म करने के बाद पहले, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है आप लोग में से जितने बच्चों ने वो तैयार नहीं किया हुआ है, सीटी बीएम एस्टिमेट सर्वे, है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पहले इन पे जोर डालना, ये सब्जेक्ट पे बाद में आना, बाद में आना। अगर तुम्हारे वो तैयार हैं, सीटी एस्टिमेट बिल्डिंग मटेरियल, और आपके सीटी एस्टिमेट बिल्डिंग मटेरियल हो गया, और आपका हो गया सर्वे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये मैंने 5 सब्जेक्ट आपको बताए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरसीसी पढ़ लेना, हाईवे पढ़ लेना, ठीक है? तो फिर उसके बाद अगर तुमने ये कर रखा है तो फिर इसे देखना, ठीक है? याद रखना इसका नंबर बाद में मिलेगा। तो एबिट हो गया, एलई हो गया। एलई क्या होता है?
एक गली सेकेंडरी गली होती है जिससे सीधे संपत्ति को पहुंच प्रदान करता है। तो ये सेकेंडरी सार्वजनिक गली मतलब सबके लिए कॉमन मार्ग होता है। गली को हमने क्या बोल दिया है, एली। अल्टरेशन बोलते हैं चेंज को, परिवर्तन को। तो अल्टरेशन क्या होता है, अभी हिंदी में बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे समझ पाना। एक अधिभोग से दूसरे अधिभोग में परिवर्तन, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में चेंज, या डिजाइन में चेंज, ठीक है, या ऊंचाई में वृद्धि, ठीक है, या इमारत के किसी भाग को हटाना, इसे अल्टरेशन बोलते हैं। बालकनी आपको पता ही है, एक आपका बाहर की तरफ निकला हुआ एक्सिस संरचना है जिसमें कोई ऊर्ध्वाधर समर्थन नहीं है, माने उस वो कैंटिलीवर टाइप है। यह मानव उपयोग के लिए होती है, आदमी आ जाता है। बरसाती छत पर बनी होती है, बरसात से बचाने के लिए, हैबिटेबल होती है, आदमी इसमें रह सकता है। बेसमेंट क्या होता है, जमीन के अंदर जो तहखाना होता है उसे बेसमेंट बोलते हैं। बिल्डिंग लाइन क्या होती है, जिससे आगे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, बिल्डिंग लाइन। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको एक बार दोबारा से देख लेनी है, ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसे आपको अच्छे से देख लेना है। क्लियर। बाकी अब ये देख लेते हैं थोड़ा और कुछ पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए। जैसे सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया आवागमन का क्षेत्रफल होता है जिसमें लोग घूमते हैं। ये तो एस्टिमेट में भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, वर्टिकल सर्कुलेशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन 10 से 15% है, वर्टिकल सर्कुलेशन 4 से 5% है, याद रहेगा। कुकिंग एल्काव क्या होता है, पाकशाला, ये छोटा रसोई क्षेत्र होता है जिसे सीधा कमरे से जोड़ देते हैं। तो कई बार छोटी किचन जिसे कमरे से डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसे आप एक तरह से बोल सकते हो आपका कुकिंग एल्कोव। कोर्टयार्ड होता है आंगन, यह प्लॉट की सीमा के भीतर एक खुला क्षेत्र होता है जिससे इमारत से घिरा होता है, जिसमें प्रकाश और हवा या और पानी जो रेनफॉल होता है वो सारा आपकी बिल्डिंग के अंदर इससे पहुंच जाता है। कवर्ड एरिया क्या होता है, कवर्ड एरिया माने जो आपने आच्छादित, मतलब जो आपने कवर कर दिया है, यह इमारत का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कवर्ड एरिया कितना अलाउड करते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप बाजार या मार्केट के अंदर हो तो बच्चों याद रखना, बाजार और मार्केट में 75% एरिया को कवर करने की इजाजत है, और बचा हुआ 25% क्षेत्रफल मटेरियल की लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि और पार्किंग इत्यादि के लिए छोड़ देते हैं। तो ये मार्केट के लिए है 75% की लिमिट। याद रखना इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 60% की लिमिट है कि इंडस्ट्रियल एरिया में 60% से ज्यादा क्षेत्र को कवर्ड एरिया नहीं करेंगे, उसे कवर नहीं करेंगे। रेजिडेंशियल एरिया जो होता है, आवासीय क्षेत्र, इनकी अलग अलग सीमाएं होती हैं, डिपेंड करता है वो आवासीय क्षेत्र कितने बड़े स्केल पर बनाए जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज या बड़े बड़े एरिया में आवासीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, उन पर डिपेंड करता है। और मिश्रित श्रेणी में यहाँ पर जब हर तरह के बिल्डिंग्स होती है उसके लिए बात करते हैं। जैसे ये यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ये आपका प्लॉट एरिया है, एरिया वहां पर परमिसिबल है आपका कवर्ड एरिया में। अगर प्लॉट का एरिया इतना है तो इतना परमिसिबल है। लोग बाग जैसे देखा होगा ना आपने, कॉलोनीज वगैरह इत्यादि इत्यादि काटते हैं। अगर ये वाला जो चीज है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करके इसे बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है अब मुझे बताना, थोड़ा और बेहतर हो गया होगा। ठीक है सर, एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी? भाई एमसीक्यू जैसे बना रहे हो वैसे बनाते रहो, मेन तो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अभी एक बच्चे ने मुझसे कहा था सर ड्राफ्ट्समैन की एक यूपी की बुक है, यूपी की बुक है, वो 140 रुपए की आई थिंक समथिंग थी वो बुक। एक बार देख लेना, मैंने देखी नहीं अभी, लेकिन देख सकते हो उसे। ठीक है, ओके। तो एरिया ऑफ प्लॉट 200 से कम है तो इतना पर 60% हो गया, 200 से 500 है तो 50% हो गया, और 150 विच एवर इज मोर, और 500 से 1000 है तो केवल 40% एरिया या 250 विच एवर इज मोर। और अगर 1000 स्क्वायर मीटर से बड़ी परियोजना है, भाई 1000 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा है अपने आप में, 1000 स्क्वायर मीटर की परियोजना है तो केवल इस साइट का 33% एरिया कवर्ड होगा, या 400 स्क्वायर मीटर विच एवर इज मोर। क्योंकि क्योंकि याद रखना, जब इतना बड़ा होता है लोग उतने ज्यादा वहां रहेंगे, और उतने ज्यादा लोग रहेंगे तो उनकी ड्रेनेज के लिए, उनके सड़कों के लिए, उनकी पानी पाइपलाइन के लिए और सारे काम के लिए खाली जगह छोड़नी पड़ेगी, पार्क इत्यादि के लिए और सब कामों के लिए। तो इसीलिए कवर्ड एरिया कम कर दिया जाता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट का एरिया बढ़ता है। इरिगेशन के शुरुआती टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके, क्रॉप रेशो, क्रॉप एरिया, है ना, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। बट देखो एग्जाम बोले अनसर्टेन है, अनिश्चित है। आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम है बहुत स्टैंडर्ड स्केल स्तर पर नहीं बनाए जाते हैं, वो बहुत ही मान के चलो आप ऐसे स्तर पर बनाए जाते हैं, रैंडम वे में वो बना दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिलेबस को अच्छे से पढ़े, अच्छे से वो एग्जाम को सेट करे,
अच्छे से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो आई थिंक सभी से बराबर बराबर आना चाहिए, सभी टॉपिक से बराबर बराबर वो पूछे, तब जाके एक बेहतर एग्जाम सेट होता है। ठीक है, तो लेकिन बड़े रैंडम वे में सब बनते हैं एग्जाम, तो इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कहनी कि भाई ये टॉपिक आएगा और ये टॉपिक नहीं आएगा, पहले से अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक है देवेश, तो इसलिए आप लोगों ने यूकेपीएससी के समय जो इरिगेशन इत्यादि पढ़ा था वो काम आ जाएगा, वो सफिशियंट होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये तो बात है कि भाई इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 कवर हुआ है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बिल्डिंग और कुछ बिल्डिंग बाय लॉज कवर किए हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा। चलो, इससे पहले कि हम दूसरे टॉपिक पे चले, आज इसके एमसीक्यू कर लेते हैं थोड़े, क्योंकि तुम्हें लगता है ना एमसीक्यू होने जरूरी है सर। तो एमसीक्यू की फाइल मैंने शेयर नहीं करी है, क्योंकि आप पहले ही देख लेते हैं आंसर। ठीक है, अब इसके बाद एमसीक्यू की फाइल शेयर कर दूंगा। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग फॉल्स अंडर ग्रुप ए कैटेगरी। ग्रुप ए के अंदर कौन सी बिल्डिंग आती है? थिएटर आते हैं, स्कूल आते हैं, होटल आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, ग्रुप ए के अंदर। जल्दी से लगाने शुरू करो आंसर्स। ठीक है, इससे आपका एक आइडिया लग जाएगा कितना पड़ा है। ये कह रहे सर, देवेश कह रहे सर सी, होटल्स। बिल्कुल सही बात है भाई, होटल्स ग्रुप ए के अंदर आते हैं और वही रेजिडेंशियल है। आई बिल्डिंग किसके लिए होती है बताओ? आई बिल्डिंग क्लासिफाइड। देखो अब तो एकदम सही समझ आ जाएगा, क्योंकि तुमने टॉपिक अभी अभी पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में बिना पढ़े जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप आई बिल्डिंग किसके लिए क्लासिफाई होती है? हैजर्डियस के लिए, मर्केंटाइल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, एजुकेशनल के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हैजर्डियस के लिए सेट क्लासिफाई होती है ग्रुप आई। बिल्कुल ठीक बात है इंजीनियर सागर। व्हाट इज द मैक्सिमम कवर्ड एरिया अलाउड इन द इंडस्ट्रियल जोन? इंडस्ट्रियल जोन में मैक्सिमम एरिया कितना अलाउड है कवर करना? भाई इंडस्ट्रियल जोन में 60% का क्षेत्रफल कवर करना आपको अलाउड है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज क्लासिफाइड अंडर ग्रुप बी? ग्रुप बी के अंडर में कौन सी बिल्डिंग क्लासिफाई होती है? होटल्स, फैक्ट्रीज, स्कूल, ठीक है, या ऑडिटोरियम्स? बताओ ग्रुप बी के अंडर में कौन सी बिल्डिंग क्लासिफाई होती है? होटल, फैक्ट्रीज, स्कूल या ऑडिटोरियम? ऑब्वियस सी बात है स्कूल। स्कूल एजुकेशनल है, ग्रुप बी के अंदर क्लासिफाई होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग? दैट इज ग्रुप सी। कौन सी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन में आती है? स्कूल आता है, हॉस्पिटल आता है, होटल आता है, या वेयर हाउस आता है? ऑब्वियस सी बात है हॉस्पिटल आता है। ठीक है, देखो कंफ्यूजन कितना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल में कई बार बच्चा स्कूल लगा के आता अगर बिना पढ़े जाए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और बिना पढ़े जाए तो स्कूल लगाएगा वो 100%। विन विच ऑफ द ग्रुप लाइक थिएटर, ऑडिटोरियम क्लासिफाइड? किस ग्रुप में थिएटर, ऑडिटोरियम क्लासिफाई होता है? ग्रुप डी में क्लासिफाई होते हैं ये सभा भवन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मर्केंटाइल? मर्केंटाइल होता है बच्चों मॉल, मैंने बताया शॉपिंग मॉल इत्यादि इत्यादि। वैसे तो रिटेल स्टोर भी आता है, बट आई थिंक मॉल शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, विच इज द टर्म? आई थिंक ये पूछा होगा नोट। ओ सॉरी, मैं वही तो देख रहा हूँ, दो दो आंसर कैसे सही हो रहे हैं। मार्केट हो गया, मॉल हो गया, ये तो सारे आपके इसमें आ गए। नोट पूछा है तो यहाँ पर आंसर होगा स्कूल, यहाँ पर आंसर होगा स्कूल। ऐसे भी कई बार जल्दी देखो तुम्हारा भी गड़बड़ हो गया, उसने नोट पूछा है। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम में ध्यान रखना, इसे बोलते हैं गूगली। तो ये एग्जाम के अंदर जो गूगली आती है ना, इनका बड़ा विशेष ध्यान रखना। विच ऑफ द टर्म फॉर द टोटल यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ ए बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग वॉल? ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म, क्या बोल रहा है, विच इज द टर्म यूज फॉर द टोटल यूजेबल फ्लोर एरिया? इनमें से कौन सा यूजेबल फ्लोर एरिया के लिए यूज होती है? यूजेबल फ्लोर एरिया के लिए यूज होती है कारपेट एरिया। ठीक है, क्या यूज होता है? कारपेट एरिया। विच इज द टर्म यूज्ड फॉर ए सेकेंडरी पब्लिक रोड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एडजेसेंट? मतलब सेकेंडरी पब्लिक रोड जो आसपास की प्रॉपर्टीज में एक्सेस देती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एलए, मतलब गली। यही अभी हमने पढ़ा। विच ग्रुप स्टोरेज बिल्डिंग क्लासिफाइड? स्टोरेज में कौन सी क्लासिफाई होती है? एच, आपने अभी पढ़ा। फ्लोर एरिया रेशो इज डिफाइंड एज द रेशो? फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है? अभी आपने पढ़ा टोटल टोटल बिल्डिंग एरिया टू प्लॉट एरिया। यही आई थिंक इसका सही जाएगा, टोटल बिल्डिंग एरिया टू प्लॉट एरिया। ये पूछता है, ये क्वेश्चन हमें दिया है 150 हमारा टोटल फ्लोर एरिया है, तो बताओ फ्लोर एरिया रेशियो क्या होगा? आंसर शुड बी 1.5। बड़ा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द कैलकुलेशन ऑफ फ्लोर एरिया रेशियो? इनमें से कौन सा फैक्टर फ्लोर एरिया रेशियो की कैलकुलेशन को प्रभावित नहीं करता है? फ्लोर एरिया रेशियो की कैलकुलेशन को प्रभावित नहीं करता है। देखो मैं बहुत तेज जा रहा हूं, उसका रीजन है कि आपको सारे क्वेश्चन पहले से आइडिया लगा होगा, क्योंकि अभी ताजे ताजे हमने सीखे हैं। तो बताओ फ्लोर एरिया रेशियो को कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है? टोटल प्लॉट एरिया, नंबर ऑफ फ्लोर्स, टोटल कवर्ड एरिया, और डिवाइड बाय हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और सॉरी, ऑप्शन डी, डिवाइड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, भाई टोटल कवर एरिया तो प्रभावित करेगा ही करेगा ना। डी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे प्रभावित कर रही है?
नंबर ऑफ फ्लोर्स प्रभावित करेंगे, प्लॉट एरिया प्रभावित करेगा, कवर्ड एरिया वही तो आपका एक तरह से फ्लोर एरिया हो जाएगा, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अलग बात हो गई, नंबर ऑफ फ्लोर अलग बात हो गई। अगर कोई बिल्डिंग की हाइट इतनी बनाऊं या उतनी बनाऊं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ फ्लोर अलग बात हो गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अलग बात हो गई। अब द फ्लोर एरिया रेशियो ऑफ ए बिल्डिंग दो, इफ प्लॉट साइज इज 200 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज मैक्सिमम अलाउबल फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया रेशियो 2 है हमारा, तो प्लॉट का साइज इतना है, बताओ मैक्सिमम फ्लोर अलाउबल फ्लोर एरिया क्या होगा। मैक्सिमम अलाउबल फ्लोर एरिया बता सकते हो, प्लॉट का साइज इतना है और मैक्सिमम अलाउबल फ्लोर एरिया कितना होगा। एफ ए आर बराबर हो गया 200 इंटू 2, 400 स्क्वायर मीटर, तो मैक्सिमम अलाउबल फ्लोर एरिया हो जाएगा 400। ठीक है, चाहे वो जितने भी उस पर बनाओ, बिल्कुल 400, 40 नहीं 400। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन परमिसिबल कंस्ट्रक्शन एरिया ऑफ ए प्लॉट। परमिसिबल कंस्ट्रक्शन एरिया प्लॉट की किसको इस्तेमाल करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिटरमाइन परमिसिबल कंस्ट्रक्शन एरिया ऑफ ए प्लॉट। कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया रेशो, फ्लोर एरिया रेशो। आई थिंक इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, फ्लोर एरिया रेशो। जो लिमिट तय करता है दैट इज फ्लोर एरिया रेशो। एफ ए आर, नीचे इसके आंसर भी लिखे हैं, ये फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट फाइल है किसकी, बिल्डिंग बाय लॉज की। इसमें ऑब्जेक्टिव भी हमारे कवर्ड है, और हमारे साथ ही साथ दूसरा जो क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, जो हमारा बेसिक थ्योरी है वो भी कवर्ड है। अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही अब हमारा रह गया है ये, इसमें हम आज ही ये वाला सेक्शन खत्म कर लेंगे, तो हम 2 फाइल्स अपनी एंड कर लेंगे। तेजी से मैंने करा दिया, आप अगर नहीं समझ आए तो आराम से बैठ के देख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो सारी फाइल्स हमारे पास अरेंज है। अब हम दूसरी फाइल करते हैं, लोकल बिल्डिंग बाय लॉज। लोकल बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है, लोकल बिल्डिंग बाय लॉज में मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी आपको समझाऊंगा, बट मेरा ज्यादा फोकस रहेगा आपको बताने के लिए कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। हेडरूम भी आपने पढ़ा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी आपने पढ़ी है, हाइट ऑफ रूम भी आपने पढ़ी है। हाँ, सबसे पहला है जंप। जंप क्या होता है भाई, ये एक नीचे की ओर ढलान वाली संरचना जो बालकनी या बरामदे से नीचे की ओर लटकती है और सीधे धूप और बारिश से सुरक्षा प्रदान करती है, उसे झंप बोलते हैं। याद रखना, जो स्पेशल चीज है मैं वो हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। झंप क्या होता है, जो स्लोपिंग चीजें, स्लोपिंग स्ट्रक्चर होती है जो बालकनी से आगे या फिर आपकी खिड़की से आगे जो होती है, जिससे धूप और बारिश से आपकी सुरक्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं, झंप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से झोट। झोट क्या होता है बच्चों, झोट होता है एक जमीन का टुकड़ा जिसे आपने परमानेंटली ड्रेनेज के लिए छोड़ दिया हो। ठीक है, ड्रेनेज के लिए छोड़ दिया हो। सनशेड तो अलग होता है। ठीक है, सनशेड अलग होता है, जो सूरज से बचा रहा है, ये बारिश से भी बचा रहा है। ठीक है, झोट क्या हो गया आपका, वह हिस्सा जमीन का जिसे आपने ड्रेनेज के लिए छोड़ दिया हो, नॉट टू बी यूज्ड एन एक्सेस वे, जहां पर आने जाने के लिए नहीं है वो। या इसके अलावा कटरा या चाल। चाल आपने पहले सुना होगा, चाल होते हैं कमरे जो लोगों को किराए पर या आप रहते थे उसमें, लेकिन उसमें टॉयलेट कॉमन शेयरिंग टॉयलेट होते थे। जैसा आपने देखे होंगे, चाल मूवीज में देखे होंगे, चाल वाल इस तरह की चीजें, जो मुंबई में चाल में रहते हैं, ऐसा करके सुना होगा तुमने। ठीक है, तो बिल्डिंग डिजाइन टू अकोमोडेट सेपरेट टेनमेंट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सिंगल और डबल रूम्स विद शेयर्ड सैनिटरी अरेंजमेंट। उनके सैनिटरी अरेंजमेंट शेयरिंग में होते थे। की प्लान क्या होता है, इसका स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है। की प्लान किस स्केल पर बनाया जाना चाहिए, एक योजना होती है जो इतने पैमाने पर बनाई जाती है जिसमें पूरी बाउंड्रीज, पूरी लोकेशन ऑफ द साइट वहां पर दिखती है। ये की प्लान आपने एस्टिमेट में भी पढ़ा है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र को कवर करता है और सबसे छोटे स्केल पर जो बनता है वो की प्लान होता है। आपने ये एस्टिमेट में भी पढ़ा है। लेज क्या होता है, लेज होता है कंगनी। ये सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड ए रूम सपोर्टेड विदाउट वर्टिकल स्ट्रक्चर। याद रखना, एक सेल्फ जैसी संरचना होती है, कमरे के अंदर होता है, जो बिना किसी ऊर्ध्वाधर समर्थन और जिसकी चौड़ाई 0.75 मीटर से अधिक नहीं होती। कंगनी क्या हो गई फिर, ये कंगनी जैसे कमरे के अंदर वो क्या बोलते थे, इसे टांड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, जो स्लैब सा बाहर को निकला रहता है, जिसके नीचे से सपोर्ट नहीं होता, बस छज्जा सा स्लैब सा आपने बाहर को निकाल दिया, कमरे के अंदर होता है। पहले बहुत होते थे लेज, इन पे सामान वगैरह, संदूक वगैरह रखते थे लोग। ठीक है, हाँ, जो भी आप कहने, सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड ए रूम सपोर्टेड विदाउट वर्टिकल स्ट्रक्चर नॉट वाइडर देन 0.75 मीटर। लिफ्ट वेल आपको पता ही है। ठीक है, लिफ्ट वेल कारों को ऊर्ध्वाधर गति के लिए एक स्पष्ट संरचना। ठीक है, ध्यान रखना,
लाइव लोड आपको पता है क्या होता है। लॉफ्ट क्या होती है, मचान। मचान क्या होती है बच्चों, मचान में आपको बता देता हूं, जो स्लोपिंग रूफ होती है, जो हमारे घरों में स्लोपिंग रूफ होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, इनमें ऊपर की तरफ हम एक फ्लोर बना देते थे और यहां पर हम सामान स्टोर कर देते थे, तो इसे हम बोलते थे मचान। इस हिस्से को हम क्या बोल देते थे, मचान। तो एक झुकी हुई छत में फर्श के स्तर के ऊपर एक स्थान जिसका उपयोग आमतौर पर भंडारण स्टोरेज के लिए किया जाता है, उसे मचान बोलते हैं, लॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात ये। ठीक है, मचान ये हुई, लॉफ्ट क्या हुई, अलग चीज हुई। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह से आपका मेजाइन फ्लोर क्या होता है, मंजिला तल, इंटरमीडिएट फ्लोर, बीच की मंजिल, मध्यवर्ती तल। ठीक है, मध्यवर्ती तल को हम क्या बोलते हैं, मेजाइन फ्लोर। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना आप सब लोग। ठीक है, याद रखना ये सब जो, ये बड़ी रिसर्च, बड़ी मेहनत से आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, बाइलिंगुअल एक ही साथ। और ठीक है, अगर हम बात करें ओपन स्पेस, आप बता ही सकते हैं, पार्किंग स्पेस आप बता सकते हैं, पार्टी वॉल देख लो। पार्टी वॉल होती है जो दो ओनर के द्वारा शेयर की जाती है, उसे पार्टी वॉल कहते हैं। मेरा घर है, उसका घर है, आधी दीवार पर उसका घर टिका, आधी पर मेरा घर टिका है, तो उसे बोलते हैं पार्टी वॉल। एक कॉमन वॉल दैट सर्व्स टू एडजॉइनिंग प्लॉट्स, एक सामान्य दीवार जो दो सटे हुए भूखंडों के लिए काम करती है। पैरापेट होती है छत के किनारों पर जो कंगनी दीवार, इसे हिंदी में लिख रहे हैं। और याद रखना, पैरापेट वॉल की जो ऊंचाई है अधिक नहीं होनी चाहिए 1.2 मीटर से, 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखते हैं। वॉल नॉट मोर देन 1.2 मीटर हाई। ठीक है, बिल्ट अलोंग द एज ऑफ द रूफ, छत के किनारों पर जो बना देते हैं। पाथवे आपको पता ही है, रास्ता बना देना। पिलास्टर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो कॉलम का हिस्सा दीवार में से बाहर को निकला रहता है, जनरली कॉलम का वह हिस्सा जो दीवार के बाहर को प्रोजेक्टेड रहता है, उसे पिलास्टर कहते हैं। ये एस्टिमेट में मैंने क्लासरूम जो ऑफलाइन होती है वहां पे दिखाया भी था पिलास्टर क्या होता है। प्लिंथ आपको सबको पता है, जो जमीन से ऊपर होता है और फर्श से हल्का सा नीचे को रहता है, उसे प्लिंथ लेवल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्श को हम उठाकर बनाते हैं थोड़ा। पोर्च आपको पता है, बरामदा टाइप है, जो सपोर्टेड बाय पिलर्स, पिलर्स इत्यादि से सपोर्टेड होता है, जिसमें आप पेडेस्ट्रियन, जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं या वाहन जो स्कूटर इत्यादि है वो खड़ा कर देते हैं। ठीक है, उसे पोर्च बोलते हैं। क्लियर है। सैंक्शनड प्लान होता है जो स्वीकृत योजना होती है, मतलब जो जमा किए गए जो ड्राइंग्स इत्यादि है, जो स्टेटमेंट है, उन्हें जमा किए गए हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो अनुमोदित हो चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है, उसे सैंक्शनड प्लान बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग वह होती है जो तीन तरफ से खुली होती है, उसके चारों ओर खुली जगह होती है। ठीक है, तीन तरफ से खुली है, चारों ओर उसके क्या है, एक तरह से ओपन स्पेस बना रहता है। सीवेज ड्रेन, ठीक है, ये तो पता ही आपको। साइट आपको पता है, साइट किसे बोलते हैं, जहां पर जमीन के उस टुकड़े को बोलते हैं जहां पर हम कुछ निर्माण करना चाहते हैं, जिसकी बाउंड्रीज, उसे साइट बोल देते हैं। ठीक है, साइट प्लान का याद रखना किस स्केल पर बनता है। साइट प्लान बनता है 1:400, बिल्डिंग प्लान बनता है 1:100, 1:100, ये अगली फाइल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात तुम डायरेक्टली पढ़ लेना, जब तुम पढ़ोगे ना सीधे सीधे पढ़ लेना। यहाँ पर सारा हिंदी में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हिंदी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये बच्चों, ये सारी पीडीएफ आपको तभी एक्सेस हो रही है जब आप कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो। तो कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो तो आपको ये सारी पीडीएफ डाउनलोड बटन में दिख जाएंगी, वहां से उसे आप डाउनलोड कर लो। साइड में एक बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, अगर आप सेंटर पे क्लिक करोगे सिर्फ वो पीडीएफ ओपन होगी। लेकिन अगर आप साइड के बटन पे जहां डाउनलोड का एरो बना है वहां पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा रुकना, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा रुकना, फिर वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। वो आपको कहेगी आप किस में देखना चाहते हो, आप कहोगे पीडीएफ व्यूअर में देखना चाहते हो, उस पर क्लिक करना, फिर वहां से शेयर करना, वहां से डाउनलोड करना अपने मोबाइल में। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें सभी पीडीएफ को अपनी प्रिंट आउट के लिए एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्टॉल क्या होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। तुमने देखा होगा, जैसे कई बार लोग स्टॉल लगा लेते हैं किसी के कपड़े बेचने की, किसी जूते बेचने की, है ना, कई तरह की स्टॉल लगती है, वो स्टॉल होती है टेम्परेरी, अस्थायी संरचना। स्टोरेज आपको पता ही है, गुड्स इत्यादि को, स्टोरी मतलब मंजिल आपको पता ही है। हैबिटेबल रूम, जहां लोग रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखना। जो रहने योग्य क्षेत्र होते हैं, 9.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा कारपेट एरिया, मतलब कम से कम 9.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए हैबिटेबल रूम का कारपेट एरिया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो रहने योग्य रूम होता है उसका मिनिमम कारपेट एरिया कितना होता है, तो आंसर विल बी 9.5 स्क्वायर मीटर। चौड़ाई कितनी होती है बच्चों, चौड़ाई होती है 2.4 मीटर। और कम से कम हैबिटेबल रूम की ऊंचाई कम से कम 2.75 मीटर होनी चाहिए। याद रहेगी बात सभी को। कारपेट एरिया किचन का 5 स्क्वायर मीटर, चौड़ाई कम से कम 1.8 मीटर होनी चाहिए रसोई की। भाई ड्राफ्ट्समैन को यही सब पता होने चाहिए कि भाई मिनिमम कितना होना है। भाई ड्राफ्ट्समैन करेगा क्या, नक्शा बनाएगा तो उसे ये पता होना चाहिए किसकी कितनी चौड़ाई, किसकी मोटाई। ठीक है,
ऊंचाई वही 2.75, किचन की ऊंचाई भी कम नहीं करनी है, जो घर की ऊंचाई है हैबिटेबल रूम की वही किचन की होगी। ठीक है, ध्यान रखना। बाथरूम की क्या होता है 1.8। जो लैट्रीन होती है बच्चों, अब लैट्रीन एरिया क्या होता है आपको पता ही है, शौचालय का जो क्षेत्र होता है उसके लिए मिनिमम 1.1 स्क्वायर मीटर, मतलब आदमी को ज्यादा जगह नहीं दे रहे हैं, बाथरूम में ज्यादा जगह दे रहे हैं। ठीक है, नहाने के लिए आपको 1.8 स्क्वायर मीटर और लेटरिन के लिए आपको 1.1 स्क्वायर मीटर, और ईच साइड नॉट लेस देन 0.9 मीटर। मतलब देखो कितना डिटेल में जाता है, जब कोई ड्राफ्ट्समैन अपनी ड्राइंग बनाता होगा तो हर चीज का पता होना चाहिए। अरे यार इसकी चौड़ाई इतनी, इसकी इतनी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई जो भी हो, वो कहता है ऊंचाई जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। ठीक है, और जो कंबाइंड बाथरूम और लेटरिन आपने बना दी है, जैसे आजकल बहुत फैशन में है, बाथरूम भी वही है और आपका शौचालय घर भी वही है, तो उसमें मिनिमम 2.8 स्क्वायर मीटर आपकी रहेगी। वन साइड नॉट लेस देन 1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए कोई भी चौड़ाई, और ऊंचाई हाइट 2.1 मीटर, और 2.1 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अब ये नहीं पता क्यों रखा है, मेजर्ड फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग। ठीक है, सीडीओ के बारे में आपने सबने पढ़ाई है, सीढ़ियां कम से कम 0.75 मीटर की चौड़ी होनी चाहिए, सिंगल फैमिली है, और 1.2 होनी चाहिए अदर एक्यूपेंसी के लिए। एनबीसी माने नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार 1.0 मीटर फॉर ड्वेलिंग्स एंड 0.75 मीटर फॉर रो हाउसेज। रो हाउसेज माने जो एक सारी में लगे हुए हैं, एक कतार में बने हुए हैं। विथ ऑफ द ट्रेड विदाउट नोजिंग, जो ट्रेड होता है जिसपे आप पंजा रखते हो, उसका 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए इंटरनल स्टेयर्स के लिए, और 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए अदर बिल्डिंग्स के लिए। तो 25 सेंटीमीटर हो गया घरेलू बिल्डिंग के लिए, 30 सेंटीमीटर हो गया अदर बिल्डिंग्स के लिए। हमने पढ़े हैं सारे, ये अभी कहां पढ़े हमने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पूरा स्टेयर पढ़ा है मैंने, आपके आपके कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो है स्टेयर्स की, पढ़े अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो। डोर की हाइट 2100 mm, डोर की हाइट कहाँ है 2100 mm? अच्छा वो होती है कमर्शियल में, जब वो शटर वटर होता है जो उस तरह के। 2.1 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो हाइट ऑफ द हैंड रेल शुड नॉट बी लेस देन, हैंड रेल समझ आता है सीडीओ पे जो साथ में पकड़ के चलते हैं, वो 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। हाइट ऑफ द राइजर शुड नॉट एक्सीड, राइजर आपको पता है 19 सेंटीमीटर रेजिडेंशियल के लिए, 15 सेंटीमीटर अदर के लिए, और इसमें 10 सेंटीमीटर का वो आ जाती है लिमिट हॉस्पिटल्स के लिए, 10 सेंटीमीटर की लिमिट आ जाती है हॉस्पिटल्स के लिए। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड ओरिएंटेशन, बट आज मैंने जितना बता दिया है इसे याद रखने के लिए आपको 1 या 2 रिवीजन करने पड़ेंगे, इससे ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आई थिंक आप सभी को ये समझ आया होगा बच्चों। अगर आपको समझ आया है तो मैं आपको लास्ट में बस यही बातें बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको बस इतनी बात बता देता हूं कि आप लोगों को अपने नोट्स को डाउनलोड करना आना चाहिए। बार बार बच्चे ग्रुप में डाल रहे हैं सर नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे। नोट्स सारे आपको आपके कोर्स के अंदर एनरोल करके दे दिए गए हैं। चलो सेशन को एंड करते हैं। अरे वो कह रहा है जो टॉयलेट लेटरिन की जो हाइट होती है ना, वो 2.1 मीटर होती है। तो तुमने घरों में देखा नहीं क्या, टॉयलेट लेटरिन छत से थोड़े मिले होते हैं, इतने होते हैं वो, इतने, पर थोड़ा सा खली जैसा आदमी आ जाए तो उसका सिर टकरा जाए ऊपर से। ठीक है, 2.75 होती है नॉर्मल रूम की हाइट मिनिमम, और टॉयलेट लेटरिन की होती है जो वो कम होती है, याद रखना ये बात। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी, अगर समझ आई हैं तो बच्चों बता दो। ठीक है, और अगर नहीं आई है तो वैसे बता दो। चलो एंड करें आज के सेशन को, आज के सेशन को हम एंड करते हैं।